हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी से मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में है कि जब भी कोई तकलीफ़ है पेशेंट को और वो जब फिजियोथेरेपिस्ट को कॉल करते हैं या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते हैं तो आप क्या क्या बातें करें और किस तरह से आपकी डायग्नोसिस होती है और किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और इसे अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी और डायग्नोसिस के बाद आपकी ट्रीटमेंट भी 100% संभव है। अनटिल अनलेस कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है जो रह जाती है, उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब भी आप एज ए पेशेंट आप थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं तो आप अपने पूरे डायग्नोस्टिक टूल लेकर जाएँ, डायग्नोसिस लेकर के जाएँ। एक्सरे हो, MRI स्कैन हो, पास हिस्ट्री हो, आपकी कोई रिकमेंडेशन हो, कोई डॉक्टर की, ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या जनरल प्रैक्टिशनर की आपकी प्रिस्क्रिप्शन हो, वो लेकर जाएं। पुरानी हिस्ट्री को आप बताने के बजाय लिख करके ले जाएं कि हाँ इतने सालों से तकलीफ़ है, इतने महीनों से तकलीफ़ है और इसके बीच में हमने ये ट्रीटमेंट लिया। अगर आप वो ट्रीटमेंट आपने क्या बोल सकते हैं उसे, अपने घर में भी लिया है, खुद से भी कोशिश की है, वो भी बताएं। आपने किसी अगर मैल प्रैक्टिशनर से या फिर क्वाक से भी करवाया है तब भी बताएं कि हाँ मैंने ये ट्रीटमेंट ली है और किन को मैंने दिखाया है। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि क्या इन बिटवीन जो आप ट्रीटमेंट ले रहे थे इसके बीच में कुछ ऐसी मिसहैंडलिंग हुई है आपके साथ में जिसके कारण से आपको भी कुछ पता ना चले और हमें ट्रीटमेंट देने में हेल्प मिल जाएगी। जब भी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो फिर इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं और ये सामने आ जाना चाहिए ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। थेरेपिस्ट को क्या ख्याल रखते हैं, थेरेपिस्ट को ये ध्यान में रखना होता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इससे पेशेंट कितना ठीक होगा, इसे ज़रूरी है कि इससे बढ़ ना जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेशेंट को घर के लिए बता देते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कि हम पेशेंट को सारी एक्सरसाइजेज क्लिनिक में ही या फिर जब हम होम विजिट करते हैं तो वहीं पर करवाएं। शुरू के डे 1, डे 2, डे 3 में पेशेंट को कुछ भी ऐसा ना बताएं जिससे वो अपने तकलीफ़ को ठीक करने के बजाय और ख़राब कर दें। क्योंकि वो पेशेंट कहीं ना कहीं तकलीफ़ में होता है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करने का सेंस है कि पेन है तो पेन कम करने के लिए जो भी उसको बोलता है, कोई भी कुछ भी बोलता है वो करना शुरू कर देता है। लेकिन इस तरह से ट्रीटमेंट तो होगी नहीं आपको कि आप हर 1-2 घंटे में अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज कर रहे हैं और वो ठीक हो जाएगा। जब भी पेन होती है तो कॉमन सा सिम्टम होता है कि आप मूवमेंट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और आप हीट या कोल्ड लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ध्यान से कि चीज़ों को ऑलरेडी आपने इंजरी में डाल दिया है। तो जब आप मूवमेंट करते हैं तो बॉडी का कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो आपके जो ब्रॉड फाइबर होते हैं, जो पेन कैरिंग करने का जो सेंसेशन होता है जो ब्रेन तक जाती है, वो उस पेन को ना कैरी नहीं करता। वार्म अप होने के बाद वो पेन कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप रेस्ट में जाएंगे, घंटे 2 घंटे बाद जाएंगे रेस्ट में, आप देखेंगे कि पेन बढ़ गया आपका। तो आपको लगेगा कि ये हमने क्या किया या क्यों ना हम दोबारा से फिर से ही ट्रीटमेंट लें। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हीट के कारण से कॉमनली सूजन बढ़ती है। एक्यूट फेज में हीट नहीं लेते, लेकिन आपको हीट लेने से हमेशा इंजरी के केस में आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप हीट हटाएंगे आपकी वो इंजरी बढ़ जाएगी, सूजन बढ़ जाएगी, आपको तकलीफ डे बाय डे हर 2 घंटे में बढ़ता जाएगा। तो आप हीट ना लें एक्यूट फेज में। बेहतर ये होता है कि आप इमोबलाइज करें, उसको मूवमेंट को रोकें और उसके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको लेना चाहिए। लाइक अगर किसी को लोअर बैक में है पेन तो लंबर कॉर्सेट ले ले। सर्वाइकल में अगर ज़्यादा पेन हो रही है, वर्टिगो आ रहा है तो आप कॉर्सेट, लंबर कॉर्सेट जैसे होता है उसी तरह से सर्वाइकल कॉलर होती है। सर्वाइकल कॉलर एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। कॉमनली अगर मूवमेंट को पूरी तरह से रोकना है, कोई आपकी बोन की इंजरी है, कोई डिस्क प्रोलैप्स है और वो C5 C6 लेवल से ऊपर है तो आप हार्ड कॉलर का यूज करें, सॉफ्ट का यूज ना करें। क्योंकि आपको प्रेशर रोकना होता है, मूवमेंट को रोकना होता है। अदरवाइज आपकी इंजरी लोअर एरिया में है और कम है तो आप सॉफ्ट कॉलर का यूज करें। तो इस तरह से डायग्नोसिस हो जाती है। डायग्नोसिस के बाद में हमारे पास में ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, ट्रीटमेंट जब देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल ये रखता है कि आपकी इंजरी बढ़नी नहीं चाहिए। हम जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपकी स्ट्रेचिंग हो जाए। कॉमनली बहुत ही कॉमन लोग यूज करते हैं कि जब भी कोई तकलीफ होता है तो आप टूटे हुए मसल्स को स्ट्रेच करके और तोड़ देते हैं। ये उनमें संभव है जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं या फिर जिनके मसल्स बल्क बहुत ज़्यादा हैं या जिनमें एक्यूट इंजरी नहीं है। एक्यूट इंजरी का मतलब है कि अभी अभी विदिन 6 आवर आपकी कोई मसल इंजरी हुई है
और मसल्स जब इंजरी में जाती है तो उसमें सूजन होता है, मसल टूटते हैं, ब्लड बाहर आता है, ब्लड में फेरस होता है, वो कहीं ना कहीं आपके मसल्स में टिक जाते हैं। और जो लोहा है, जो फेरस है, वो आपके मसल्स में एक तरह से आपकी हार्डनेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो एक तरह से जो आयरन है, फेरस है, वो टिक जाता है आपके मसल्स के अंदर में, तो भी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हैं फिजियोथेरेपी के लिए। तो आप सबसे पहले तो इमोबिलाइज करें ऐसे केसेस में। पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को आराम से रखें। एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा होती है, आपको लगेगा कि मैं हमेशा हिलाते रहूँ या हिलते रहूँ, मूवमेंट करते रहूँ तो मुझे आराम मिल रहा है, लेकिन इससे आपका तकलीफ़ कम नहीं होगा, तकलीफ इवन बढ़ जाएगी। जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर एक्यूट पेन हो तो इस केस में आप आइस लें, और आइस 12 से 14 मिनट के लिए लें और बिल्कुल चिल्ड लें, ताकि आपकी जो उस एरिया में जो इंजरी हो रही है वहाँ की इन्फ्लामेशन कम हो जाए, सूजन कम हो जाए और आपको बॉडी को रिकवर करने का मौका मिल जाए। इस तरह से आप आइस लेकर के ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी क्रोनिक कोई पेन है जो लंबे समय से 6 महीने से, 3 महीने से या साल से चल रही है और कोई प्रेजेंटली कोई फ्रेश इंजरी नहीं है, किसी ने इंजरी नहीं किया है, आपने भी इंजरी नहीं किया, तो उसमें आप हीट ले सकते हैं। और हीट भी 45 मिनट से ऊपर का लें, थेरेपेटिक टेम्परेचर हीट लें जो 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच की होती है। 40 से नीचे लेना है और 35 से ऊपर लेना है, इस टेम्परेचर को चूज करें। हीट को रेगुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि ये थेरेपेटिक टेम्परेचर कितनी होगी, और मिनिमम 45 मिनट्स के लिए लें। सो इस तरह से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको देखेंगे कि विद इन 1 और 2 डेज काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस बीच में जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में पेशेंट आता है तो हम चेक करते हैं कि आपकी बोन क्वालिटी कैसी है, नर्व क्वालिटी कैसी है, क्या आपके शरीर में बोन से रिलेटेड जो विटामिन है वो कम तो नहीं हो रहा, विटामिन D3 तो कहीं कम हो रहा, B12 तो कम नहीं हो रहा, आपका कैल्शियम तो नहीं कम हो रहा। अगर हो रहा है कम तो तुरंत से लेना स्टार्ट करें, इसको डिले ना करें, इमीडिएटली डे 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिंपल सा फूड सप्लीमेंट है। अपने डाइट में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के बीच में इसको लें और इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी लेवल है, लेवल के हिसाब से लें। विटामिन D3 मिनिमम 80, 90 और 100 के बीच में होना चाहिए। B12 मिनिमम 900, 1000 के बीच में होना चाहिए। सीरम कैल्शियम नियर अबाउट 100 के आसपास में, 10 के आसपास में होनी चाहिए ये लेवल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके बॉडी में जो इंटेक है प्रोटीन का, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, यूरिक एसिड ना बने, आपके यूरिक एसिड का लेवल जो है 3-4 से ऊपर ना जाए। अगर ऊपर जा रहा है तो आपके बॉडी में वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट्स में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी, मॉर्निंग में आपको ऐसा लगेगा कि मैं उठ नहीं सकता या आधे घंटे लेट उठ, बड़ा कमाल का और यूनिक फीचर्स दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट को। मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता आपको, तो इसका मतलब है यूरिक एसिड के चांसेस बढ़े हुए हैं। थायराइड वही चेक करवा लें आप अपना। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप HB1AC एक लेवल होती है, ये चेक करवा लें। ये हमेशा 7 से नीचे होना चाहिए। HB1AC हमेशा 7 से नीचे होना चाहिए। 5 आ जाए बहुत अच्छी बात है। 7 से ऊपर जाने के बाद आपके जो ग्लाइकोलाइज्ड हीमोग्लोबिन है, ये आपके बॉडी में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देती है और आपके चांसेस होते हैं कि आपके ऑर्गन और आपके जो स्ट्रक्चर है बॉडी में, ये सब खराब करता है ये। तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करें और प्रॉपर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट लें। अगर डायग्नोसिस में कहीं भी दिक्कत होती है, आपको लगता है कि डायग्नोसिस नहीं हो रही है, तो आप 1 से मिलें, 2 से मिलें, 3 से मिलें, डॉक्टर से मिलें, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, लेकिन आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। एक लेवल तक इस नतीजे पर पहुँचें कि हाँ, मुझे ये तकलीफ है और इसका ही ट्रीटमेंट लेना है। सो ये वीडियो जनरलाइज्ड नॉलेज के लिए, पेशेंट और फिजियोथेरेपिस्ट के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है इसके लिए था। और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो भी करें। और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।